अब प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या है। धीरे धीरे इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो मेरे साथ शुरू हो जाइए। हेडिंग लगाइए, वेन डायग्राम। लिखो पॉइंट नंबर 1। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स between sets can be explained by means of diagrams known as Venn diagrams। मैंने सेट के बीच में कई तरह की रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है कि कुछ एक दूसरे के सबसेट हों। हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, यूनियन दो सेट का, इंटरसेक्शन दो सेट का। उनको डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो डायग्राम है ये वेन डायग्राम कहलाते हैं। अ वेन डायग्राम consist of rectangles and closed curves such as triangles, circles, etc। फिर वेन डायग्राम में रेक्टेंगल्स होते हैं और क्लोज्ड कर्व होते हैं। जैसी हमारी मर्जी हो बना सकते हैं। द यूनिवर्सल सेट यू is usually represented by a rectangle while its subsets are represented by closed curves, usually circles। माने रेक्टेंगल्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हमने बना लिया है कि हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और उसके सबसेट्स को सर्कल से डिनोट करेंगे। तुम्हारी मर्जी हो तो ट्रायंगल बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो तो रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बना सकते हो। The elements of the sets are written in their corresponding curves। फिर जो भी सेट के एलिमेंट होंगे उनके लिए जो कर्व बना हुआ होगा उसमें वो लिख दिए जाएंगे। माने वेन डायग्राम एक तरह से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स ऑपरेशन का। सेट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उनको बताने का। एक वेन डायग्राम में वास्तव में रेक्टेंगल्स और क्लोज्ड कर्व बने हुए होते हैं। हमने बना लिया है कि हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके सबसेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके जो एलिमेंट होंगे, जिस कर्व जिसके लिए बनाया है उसमें लिख देंगे। इतना सा काम करना है। जैसे एग्जांपल देखो, लेट u इज इक्वल टू, मान लो ऐसा लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड a इज इक्वल टू 3 5 7।
then the Venn diagram is shown below। देखना, इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक बढ़िया सा रेक्टेंगल बना देंगे। ये लिख दिया साहब, ये यूनिवर्सल सेट है। ये उसका सबसेट था तो उसे इसके अंदर बना देंगे। बताओ तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? तो सब 3 था, 5 था, 7 था। बाकी बचे हुए क्या ए में थे? वो यू में थे। कौन कौन से थे? एक 1 था, एक 2 था, एक 4 था, एक 6 था। कोई जरूरी नहीं कि इन्हें ऐसा ही लिखा जाए, मर्जी हो तो हम यहाँ पे चारों के चारों एलिमेंट्स लिख सकते थे। इन्हें कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मीनिंगलेस होता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जिस सेट के जो एलिमेंट हैं उन्हें उसी सेट में लिखा जाना है, उसी क्लोज्ड कर्व में लिखा जाना है। बना सकोगे कि नहीं? तो देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 to 10, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2। या नोट करो कि b a का सबसेट है। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट के लिए क्या करोगे? एक रेक्टेंगल बना दो। ये बना दिया u। अब इसके अंदर a बनाना है, ये a बना दिया। a का सबसेट था b। हम चाहें तो a के अंदर b को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी भी क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये b है। बताओ तो b में कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 और 2 थे, तो यह लिख दिया 1, यह लिख दिया 2। a में एलिमेंट थे 1 2 3 4। ध्यान दो, a के दो एलिमेंट तो लिखे जा सके 1 2। यह बन गया 3, यह बन गया 4। अब एलिमेंट्स कौन कौन से बाहर थे? तो 5 6 7 8 9 10। यह बना दिया 5 6 7 8 9 10। देखो, आसानी से इस रिलेशनशिप को वेन डायग्राम से बताया जा सकता था। जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेशन पढ़े थे उनको भी इजीली वेन डायग्राम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो लो, यूनियन ऑफ टू सेट्स। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B be subsets of the universal set U, then we define, देखना A यूनियन B इज इक्वल टू उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन था जो या तो A में थे या फिर B में थे। देखो, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें? हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं, जब A और B डिसजॉइंट नहीं है और जब A और B डिसजॉइंट है। तो केस फर्स्ट, व्हेन A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ध्यान दो, इनमें कोई ना कोई कॉमन पोर्शन जरूर होगा। देखना, यह हमारे पास U था, यह हमने A बना दिया। देखो, A और B डिसजॉइंट नहीं है तो हम B को ऐसा बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है दोनों सर्कल बराबर बने हों।
अब ए यूनियन बी क्या था? तो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन था जो या तो ए में थे या बी में थे। देखना ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं। अगर सोचो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होते, बना दे केस सेकंड। When A and B are disjoint sets, अब अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो बोलो ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन होगा क्या? माने इनमें ये कॉमन पोर्शन कभी नहीं बनेगा। तो इसे कैसे बनाएं? तो ये यू लिख दिया, ये ए है, ये बी है। ए और बी में कॉमन पोर्शन नहीं है, पर ए यूनियन बी तो क्या था? उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन था जो या तो ए में थे या फिर बी में थे। बोला आसानी से दो सेट का यूनियन वेन डायग्राम पे बताया जा सकता है कि नहीं? दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। Let capital A and capital B be two subsets of the universal set U. Then we define A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. माने ए इंटरसेक्शन बी क्या था? तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन था। फिर से दो केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, देखना अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन होगा। ये सपोज करो ए है, ये सपोज करो बी है, तो ये वो सारे एलिमेंट थे जो ए में भी हैं बी में भी हैं। बोलो ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होते तो बताओ उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन होते क्या? नहीं होते ना। तो केस सेकंड देखो, when A and B are disjoint sets, when A and B are disjoint sets, देखना इनका इंटरसेक्शन बताना हो, बताओ इनमें कुछ कॉमन होगा। ये ए बना देंगे, ये बी बना देंगे, दोनों को दूर दूर बनाएंगे क्योंकि इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं था। एक आध बढ़िया सा क्वेश्चन देखे क्या? लो, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज and girls in a school. Let G be the set of all girls in the school and B be the set of all boys in the school. मानो कि यू सभी बॉयज एंड गर्ल्स का कलेक्शन था, जी सभी गर्ल्स का कलेक्शन है, बी सभी बॉयज का कलेक्शन है। लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ
all those students of the school, they play cricket. मानो कि एस उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन है जो क्रिकेट खेलते हैं. सम बट नॉट ऑल स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. सोचो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, सभी के सभी नहीं, जो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. ड्राई वेन डायग्राम. टू रिप्रेजेंट a relationship among the sets G, D and S. जरा क्वेश्चन को समझो कि यू क्या था, सभी बॉयज और गर्ल्स का कलेक्शन था. जी सभी गर्ल्स का कलेक्शन था. बी सभी बॉयज का कलेक्शन था. एस उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन था जो क्रिकेट खेलते थे. उसने कहा कि सभी स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते हैं पर कुछ खेलते हैं. कुछ में लड़कियां भी हो सकती थी, लड़के भी हो सकते थे. हमें एक पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप बतानी है. तो देखो प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कई सिचुएशन लेकर सॉल्व कर सकते हैं. अरे हमें उसने कहा था कि सम स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. उसने कहीं नहीं मेंशन करा कि इसमें कुछ लड़कियां हैं या कुछ लड़के हैं. हमें तो एक सिचुएशन बतानी थी. देखो हम थोड़ी सी सिचुएशंस डील करके बताते हैं. केस फर्स्ट, व्हेन no girl plays cricket but some boys play cricket. देखना, ये यूनिवर्सल सेट था. ये एस उन बच्चों का कलेक्शन था जो क्रिकेट खेलते थे. कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हैं, माने एस और बी में कुछ कॉमन पोर्शन है, पर कोई भी गर्ल क्रिकेट नहीं खेलती है. मतलब इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है. केस सेकंड ऐसा बन सकता था कि कोई बॉय क्रिकेट नहीं खेलता है पर कुछ गर्ल्स क्रिकेट खेलती हैं. केस सेकंड हम देखते हैं. व्हेन नो बॉय प्लेज क्रिकेट बट सम गर्ल्स प्ले क्रिकेट. देखना जरा आप क्या सिचुएशन बनेगी. फिर से ये यू था, ये बना हुआ, ये जी है. जी और एस में कुछ कॉमन पोर्शन है पर बॉयज का कलेक्शन और एस में कोई कॉमन पोर्शन नहीं है. तीसरी पॉसिबिलिटी, जब कुछ गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं और कुछ बॉयज भी क्रिकेट खेलते हैं, तो केस थर्ड लिखेंगे. When some girls and some boys play cricket. चलो जरा अब देखना, ये यू था,
ये एस उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन था जो क्रिकेट खेलते थे। इसमें से कुछ गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं और कुछ बॉयज भी क्रिकेट खेलते हैं। और भी सिचुएशंस बनाई जा सकती थी कि सभी के सभी बॉयज क्रिकेट खेलते हैं पर कोई गर्ल क्रिकेट नहीं खेलती है, सभी के सभी गर्ल्स क्रिकेट खेलती हैं पर कोई बॉय क्रिकेट नहीं खेलता है। ऐसी सिचुएशंस भी डील की जा सकती हैं। तो उम्मीद है इन्हें आप खुद करेंगे। अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।